भारत में व्यापार करने आई एक कंपनी देखते ही देखते भारत की मुखिया बन बैठी। भारत के शासन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। लेकिन इस कंपनी पर भी क्या कोई नियंत्रण लगाने वाला था? क्या भारत का शासन एक कंपनी से ब्रिटिश संसद की तरफ जो जा रहा था उसकी ओवरऑल प्रक्रिया क्या थी, समझेंगे हम आज के इस डिस्कशन में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट की। सबसे पहले समझते हैं ये चार्टर एक्ट है क्या। देखिए, भारत में जब कंपनी यहाँ पर रूल कर रही थी तो उस दौरान उस पर नियंत्रण करने के लिए और भारत के प्रशासन को यहाँ पर अपने हाथों में संभालने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कानूनों की एक क्रमबद्ध एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत की गई, जिसे हम चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। चार्टर एक्ट में जो प्रमुख हमारे चार्टर एक्ट हैं 1793 से लेकर 1853 तक जो भी प्रमुख बदलाव हुए उनको हम समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि यह हमारी परीक्षा के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले 1793 के चार्टर एक्ट अधिनियम में। 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस दौरान यहाँ पर हम देखते हैं कि बंगाल, मद्रास और बंबई, जो कि आपकी ब्रिटिश प्रांत की तीन मुख्य प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन सी थी? हमारा पहला प्रश्न, बंगाल, बंबई और मद्रास। यहाँ पर गवर्नर जनरलों की नियुक्ति होती है, जिनमें सबसे प्रमुख हम जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, इनके यहाँ पर जो है मतलब पूरी व्यवस्था का यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, नवीनीकरण किया जाता है। और अब ब्रिटिश संसद द्वारा कहा जाता है कि भाई तुम वहां पर व्यापार करने गए थे लेकिन शासन संभाल रहे हो, तो दोनों में से एक चीज चुन लो, या तो व्यापार कर लो या शासन संभाल लो। कंपनी कहती है अरे नहीं नहीं, हमें व्यापार भी करना है और शासन भी करना है। तब यहाँ पर क्या होता है कि ठीक है, हम आपको मोहलत देते हैं, जाइए और 20 साल के लिए शासन यहाँ पर जो है सो व्यापार आप कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 साल तक किया जाता है। मतलब 20 साल तक यहाँ पर कोई और कंपनी नहीं आएगी। कंपनी यहाँ पर प्रशासन भी संभाल रही है और कंपनी व्यापार भी कर रही है। हमारा पहला प्रश्न तो यहीं से आता है कि 1793 के एक्ट में क्या किया जाता है, 20 साल के लिए कंपनी को व्यापार का एकाधिकार दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि क्या होगा कि वह अपनी काउंसिल में यहाँ पर क्या होगा, निर्णय ले सकेगा। और इसी संदर्भ में बंबई और यहाँ पर हम देखेंगे मद्रास, यहाँ पर भी काउंसिल्स को बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है क्या की जाएगी, यहाँ पर अब ये कहा जाएगा कि जो भी भारतीय अपने आप जो भी वहां पैसा कमा रहे हो, उसी पैसा से आप क्या करो, अपने कर्मचारियों को वेतन दो। मतलब अगर हम कहें कि लूट की राजनीति की शुरुआत कब होती है, तो लूट की राजनीति की वास्तविक शुरुआत ये 1793 के अधिनियम से होती है, जिसके बारे में दादा भाई नौरोजी भी लिखते हैं, धन का निष्कासन, कि क्या कर रहे हो, हमारा पैसा लूटे जा रहे हो, निष्कासित यहां से निकाले जा रहे हो। उसकी शुरुआत यहां से हो रही है, क्योंकि इसी एक्ट में ये प्रोविजन है कि अब यहाँ पर क्या होगा, भारतीयों को जो भी भारतीयों का जो पैसा है, जो भी यहाँ से कमाई हो रही है, उसी से वहां के कर्मचारियों को वेतन वगैरह दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर कंपनी का क्या है कि जो कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए जो उनका व्यापारिक एकाधिकार है, उसके बारे में भी अब जवाब जो है वो मांगा जा रहा है। तो ये हमने समझा किसके बारे में, 1793 अधिनियम के बारे में। 1793 अधिनियम, इस टाइम पर कौन गवर्नर जनरल है, तो हमने देखा कि कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। 2-3 फैक्ट इससे हमारे काम के हैं जो हमसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की, जिस दौरान यहाँ पर लॉर्ड जो है, यहाँ पे कौन है, हेस्टिंग्स जो है वो संभाल रहे हैं। इस अधिनियम में ऐसा क्या था जो पीछे से ये थोड़ा अलग हुआ? देखिए, सबसे पहली बात, पीछे के एक्ट में कंपनी को कहा गया था कि भाई जाओ और 20 साल के लिए तुम अपना व्यापारिक एकाधिकार जो है वो संभालो। लेकिन 1813 के इसमें व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी भी लोग आकर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अब यहाँ पर क्या हुआ, साथ ही साथ अब यहाँ पर जो पूरी सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश यहाँ पर जो क्राउन है, राजा है, रानी है, उनके नियंत्रण में आ गया। तो ये भी चीजें यहाँ पर जो है सो
की गई। तीसरा, अब यहां पर भी ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भी तो कोई प्रतिनिधि होगा, उस प्रतिनिधि के विशेषाधिकार, उसको हम कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनके यहां पर अधिकारों में वृद्धि की गई। अच्छा, अब यहाँ पर पूरा सत्ता संभाला जा रहा है, तो बाद में ईसाई मिशनरीज, उस टाइम पे दुनिया में धर्म प्रभाव भी बढ़ रहा था, तो ब्रिटिश संसद में यहाँ पर ईसाई मिशनरियों द्वारा कहा गया, भाई हम भी भारत जाना चाहते हैं और अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। संसद ने कहा जाओ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ईसाई मिशनरीज जो है उनको यहाँ पर आने का, वो यहाँ पर आकर उन्होंने क्या किया, अपना ईसाई जो है उसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अब वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो बाकी लोगों में होगा ना कि भाई हमें भी अपने धर्म का जो है कुछ करना है, आगे बढ़ना है, चीजें हैं जाननी है। इस दौरान ही भारत में शिक्षा व्यवस्था पे जो है सरकार जो है अब शिक्षा पे थोड़ा खर्च करना शुरू करेगी। अच्छा, शिक्षा पे खर्च करेगी तो पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो पैसा आएगा कहां से, आएगा यही के लोगों से। यहां पर याद रखिएगा 1813 का ही चार्टर ऐसा है जब स्थानीय लोगों को कहेगी कि भाई जाओ और व्यक्तियों पर टैक्स लगाओ, दंड लगाओ। यहां से कर प्रणाली, कर को भी जो है वो क्या होगा, वसूलने की शुरुआत, दंड लगाने की, जो कर नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर फाइन लगाओ, उसकी शुरुआत हम मुख्यतः यहां से देखते हैं। तो ये हमने देखा 1813 का चार्टर एक्ट। अब बात करते हैं 1833 के एक्ट की। 1833 का एक्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में यह हुआ कि पहले 3 प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन सी थी, बंगाल, बंबई, मद्रास। इन सब में बंगाल को प्रमुखता दी गई। कहा गया देखो, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। किसका होगा, पूरे भारत का। मतलब बंबई और मद्रास, यहां पर किसकी बात सुनेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल की। उसकी शक्तियों में यहां पर वृद्धि की गई। और सबसे ऊपर, सबसे सुपीरियर कौन होता, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश का यहाँ पे राजा और रानी। उसके बाद उनका प्रतिनिधि कौन होता, भारत का गवर्नर जनरल, जिसमें सबसे पहले बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसको बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और इनको कहा कि भाई देखो, आपके पास पूरा अधिकार है, पूरे भारत की सत्ता संभालो। मतलब यहां पर क्या है कि अब आप चाहो तो यहां पर जो मद्रास है, बंबई है, इनको कहा किसकी बात माननी है, जाके बंबई यहां पर जो है सो बंगाल के गवर्नर जनरल की, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। कंपनी ने कहा ठीक है, यहां पर ठीक है, गवर्नर जनरल को यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर जो है सो व्यापार वगैरह तो आपने हमारा एकाधिकार समाप्त कर दिया था, तो अब व्यापार की क्या स्थिति है, का व्यापार के साथ सिंपल है, यहाँ पर क्या है, चाय वगैरह का व्यापार करो। और यहाँ पर क्या है कि चीन के साथ जो तुम व्यापार कर रहे थे उसको भी हम खत्म कर रहे हैं। एक ही चीज संभालनी पड़ेगी, या तो प्रशासन संभाल लो या व्यापार संभाल लो। अब कंपनी अपने हाथ से प्रशासन कैसे जाने दे, यहाँ पर कंपनी ही अब क्या कर रही है, पूरी तरीके से प्रशासन के रूप में आ रही है। और इसी के संदर्भ में यहाँ पर जो है सो क्या किया जा रहा है, कंपनी के द्वारा ही यहाँ पर अब जो पुराने जो नए नए नियम्स जो बनाए जा रहे हैं, तो पुराने वालों को नियामक कह रहे थे और जो नए अब जो कानून बनेंगे उनको एक्ट के रूप में परिभाषित किया जाएगा। फिर आता है इसी के संदर्भ में अगर हम और देखें तो 1833 में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे प्लीज याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार पूछ लिया जाता है। 1833 का चार्टर एक्ट वो एक्ट है जिसमें पहली बार सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली आयोजित करने का प्रयास किया जाता है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो शब्द है वो प्रयास है। इसका मतलब है कि शुरुआत नहीं हुई है, कोशिश हुई है। क्या किया गया है, सिर्फ कोशिश की गई है। लेकिन पता है उस टाइम पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, विरोध कर देते, कहते हैं बताओ हम यहाँ पर शासन करने आए हैं, इन इंडियंस को अगर हमने अलाउ कर दिया तो ये तो हमारे साथ बैठेंगे, मना हो जाता है, तो ये प्रणाली लागू नहीं हो पाती। और इसी दौरान भारत में 1833 का टाइम है ये, जब भारत में पहला विधि आयोग का गठन होता है, फर्स्ट लॉ कमीशन स्टैब्लिश होता है। और इस लॉ कमीशन के जो मुखिया होते हैं वो कौन है, लॉर्ड मैकाले हैं। कौन है, लॉर्ड मैकाले। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो किसके बारे में जो है समझा, 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। और अब इस कड़ी में एक अंतिम चार्टर एक्ट है जिसे हम जानते हैं 1853 के चार्टर एक्ट। 1793 से 1853 में सबसे अंतिम। लेकिन अब यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि ये अब कहेगा कि देखो सबसे पहले हमने तीनों प्रांत के गवर्नर जनरल्स बनाए,
आगे चलकर हमने एक को पावर दी, लेकिन एक भी पूरी व्यवस्था को संभाल रहा है। पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए भाई उसके पास कामों का डिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो वो काम का डिवीजन कैसे होगा? वो काम का डिवीजन ऐसे होगा कि हम उसके विधायी कार्यों को और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दे। तो पहली बार जो है यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर, कार्यों में यहाँ पर अंतर वर्गीकरण हमें इस एक्ट में देखने को मिलेगा। और इसी संदर्भ में कार्यों में अंतर के संदर्भ में 6 लोग जोड़े जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? जो विधायी कार्य होगा, विधायी कार्यों के संदर्भ में एक विधायी जो है वो यहाँ पर परिषद बनाई जाएगी, जिसे आगे चलकर हम विधान परिषद या हम सेंट्रल असेंबली के नाम से जानेंगे। और यहीं से विधान परिषद का जो है वो सृजन होगा। तो जब ये विधायी परिषद बनाया जाएगा, इस विधायी परिषद में 6 जो होंगे वो भारत की तरफ से होंगे, भारतीय प्रांतों से होंगे, जिसमें 6 में से सॉरी माफ कीजिएगा, जो 4 होंगे वो भारतीय प्रांतों से होंगे। कौन से प्रांत से होंगे? तो वो भी आपको याद रखना है। देखिए 3 तो प्रेसिडेंसियां ही थी हमारी। कौन कौन सी थी? अभी याद करवाया था, बंगाल, बंबई, मद्रास। 3 तो यही होंगे। तो ये 3 तो हमें याद हो गए जी। कौन से? बंगाल, बंबई और मद्रास। ये 3 तो हमारे हैं ही हैं। एक और प्रेसिडेंसी है जिसको हम जानते हैं आगरा के नाम से। अभी वो प्रेसिडेंसी नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहां से हम देखेंगे कि आगरा से भी क्या होंगे, एक यहाँ पर प्रतिनिधि जो है नियुक्त किए जाएंगे। तो इन 6 सदस्यों को फाइनली यहाँ पर विधान जो है हम देखेंगे, विधान परिषद का गठन होगा, जो गवर्नर जनरल को सलाह देगा और उसी से ही यहाँ पर क्या होगा, आगे चलकर जो है वो काम किया जाएगा। निदेशक मंडलों की जो है वो संख्या घटाई जाएगी। और अब यहाँ पर जो चिर प्रतिरक्षित था, सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन वो यहाँ पर किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर कंपनी ने कहा, व्यापार का मेरा क्या उद्देश्य है, क्या मेरा टाइम है, कुछ तो बताओ। यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं होगा। मतलब अब कंपनी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक इकाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? राजनीतिक इकाई बन जाएगी। और इस दौरान जो है, जो गवर्नर जनरल के रूप में है, कौन है? इस दौरान पूरी व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में है, जिसका नाम आपने अवश्य ही सुना होगा, लॉर्ड डलहौजी, जिसका उद्देश्य ही यही होता है कि भारत के शासन को नियंत्रण करो, किसी भी आधार पर करो। और वो 2 व्यापक आधार चलाता है। एक होता है व्यापकत का सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से। किसके नाम से? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से। जिसमें क्या होता है कि अगर किसी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो गोद लेके वो किसी बेटे को राजा नहीं बना सकता। और क्या हो, और एक व्यवस्था वो चलाता है कुशासन, मतलब अगर राजा का अच्छा शासन नहीं चल रहा तो उस क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में ले लो, जिसके आधार पर अवध का अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो उस तरीके से अब ये पूरी नीति जो होती है वो किसके आधार पर होती है कि हम शासन को क्या करें, अपने पास नियंत्रित कर ले। चलिए फटाफट एक बार आपके साथ समराइज करते हैं जितना भी हमने पढ़ा है, ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर रहे चीजें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने अभी देखे हैं। हमने सबसे पहले देखा था, देखो 1793 इसका चार्टर अधिनियम। कौन है प्रमुख? लॉर्ड कर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड यहाँ पर कर्नवालिस जो है प्रमुख है। 3 प्रेसिडेंसियां प्रमुख तौर पर हैं। कौन कौन सी हैं? बंगाल, बंबई, मद्रास। इस दौरान हमने क्या देखा? व्यापार पर एकाधिकार। कितने टाइम के लिए? 20 वर्षों के लिए। कितने समय के लिए? 20 वर्षों के लिए है यहाँ पर। इसके अलावा भारतीयों के यहाँ पर जो है, जो कंपनी व्यापार कर रही है, यही सर क्या होगा, ब्रिटिशर्स जो भी कर्मचारी है, इन कर्मचारियों को पैसा कहां से मिलेगा? यहीं से पैसा जो है वो दिया जाएगा। ये हमने पढ़ा था 1793 के चार्टर एक्ट में। फिर हमने बात की थी 1813 की। कब बात की थी हमने? 1813 के अधिनियम की। 1813 के अधिनियम में हमने देखा कि भाई क्या हुआ, व्यापार पर एकाधिकार, जो एकाधिकार था उसको हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया। क्या कर दिया हमने? समाप्त कर दिया। इसके साथ हमने यहाँ पर देखा कि धर्म प्रचारकों को
धर्म प्रचारकों को यहाँ पर आने की अनुमति दी। अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था पे भी अब थोड़ा सा व्यय करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन साथ ही दंड की भी यहाँ पर जो है वो शुरुआत हो रही है कि अगर कर नहीं दिया जा रहा तो स्थानीय प्राधिकारियों को अधिकृत किया कि जाओ और उन पर दंड लगाओ, लेकिन हमें सही टाइम पर पैसा दो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, जिसमें क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया जाता है, जिसके प्रमुख होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा हमने इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखा था कि पहली चीज बहुत अच्छे से याद रहती है, यदि अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो बस ऐसा हो कि हमेशा के लिए याद रहे। यहाँ पर पहली बार क्या हो रहा है, पहली बार जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा के लिए पहली बार यहाँ पर मुक्त खुली तौर पर खुली परीक्षा आयोजन करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसको भी क्या कर दिया जाता है, कैंसल। केवल प्रयास होता है। यहाँ पर कंपनी का क्या है, कानून बनाने की कोशिश करती है। जो पुराने कानून होते हैं उनको नियामक के नाम से जानते हैं, और जो नए कानून हैं उनको एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1853 का अगर हम देखें, इसके अलावा यही वो टाइम है जब कंपनी का यहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार जो है वो पूर्णतः खत्म कर दिया जाता है, और आगे चलकर तो कंपनी एक विशुद्ध राजनीतिक कंपनी बन जाती है। 1853 का, जिसमें मैंने बताया कि कौन है, लॉर्ड डलहौजी, और डलहौजी की नीतियां कौन सी होती है, अधिग्रहण करने वाली, कि जितना ज्यादा हो क्या कर सको, ब्रिटिश सत्ता का अधिग्रहण कर, यहाँ पे ब्रिटिश सत्ता का जो है विस्तार कर दो, जिससे क्या है कि भारत के जितने भी यहाँ पर जो राज्य हैं वो डायरेक्ट ब्रिटिश के नियंत्रण में रहे। इसी दौरान यहाँ पर क्या किया जाता है, तो इस दौरान अब यहाँ पर सिविल सेवा के लिए जो खुली प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया जाता है। भारतीय राज्यों का अधिग्रहण करके डायरेक्ट प्रत्यक्षतः क्राउन के नियंत्रण में होते हैं। और इसी के बाद हम आगे चलकर देखते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, सिविल सेवा का आयोजन करने की यहाँ पर बात हो जाती है कि आयोजित किया जाएगा। इसके संदर्भ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी बनती है। उस कमेटी को हम जानते हैं मैकाले कमेटी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? मैकाले समिति के नाम से। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1833 में लॉ कमीशन बनता है। 1833 में कौन सा कमीशन बनता है? लॉ कमीशन। उस लॉ कमीशन के, उस विधि आयोग के भी अध्यक्ष मैकाले होते हैं, इसीलिए उसको मैकाले आयोग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैकाले आयोग। लेकिन 1853 में जो सिविल सेवा के लिए कमेटी बनती है वो यहाँ पर समिति मैकाले समिति के नाम से जानी जाती है। तो ये हमने पूरा ओवरऑल समझा किसके बारे में, अपने चार्टर एक्ट के बारे में, जिसने क्या किया, इस पूरे भारत की शासन व्यवस्था में अपना एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिससे क्या है कि आगे चलकर भी जो हम कानूनी व्यवस्था देख रहे हैं तो उसमें हमें ये समझने में मदद मिलती है। और इन्हीं के आगे हम देख रहे हैं कि 1853 के बाद जब जिस तरीके से भारतीय राज्यों का अधिग्रहण होता है, जिस तरीके से ब्रिटिश नीतियां चल रही होती हैं, भारतीय जनमानस में एक रोष जो है वो उमड़ कर आता है, जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति जो है उसको यहाँ पर जन्म देता है, और जिसके संदर्भ में भारत की में पहली क्रांति होती है। लेकिन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।